अपने असाब पे तलखी ना उतारी जाए, चाहे महंगाई में ही उम्र गुजारी जाए। पहले बिजली थी और अब गैस भी महंगी कर दी, आमदन सारी बिलों में ही हमारी जाए। सख्त फैसले हैं जारी, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है, आज तो बड़े कलर कोऑर्डिनेशन में बैठे ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕੱਪੜੇ। ये ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ड्रेसिंग इसको कहते हैं। आज तो माशाल्लाह कच्ची दीवारों वाले बैंक के मैनेजर लग रहे हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਬੈਠੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ? ਜੀ 20 ਸਾਲ। ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ? ਹਜੇ ਤੇ ਜੀ ਆਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन पंजाब असेंबली के अंदर और यंगेस्ट मेंबर है पंजाब असेंबली के इस वक्त, मोहतरमा बतूल जंजवा। उनका साथ देने के हमारे दूसरे मेहमान, द फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन द वर्ल्ड यूथ टाइटल फ्रॉम वर्ल्ड बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन, जनाब उस्मान वजीर। वेलकम टू द शो जी। सबसे पहले तो उस्मान भाई को मेरी तरफ से सलूट है। क्या बात, क्या बात। आज मजाक की रात में ठाकुर जो मेहमान आए हैं उनमें एक उस्मान वजीर हैं, पेशा इनका है बॉक्सिंग का। दूसरी मेहमान पीटीआई की एमपी हैं, नाम बतूल जंजुआ। दोनों एक दूसरे की जिद हैं, फिर भी पिया जी गौर से देखें। अच्छा, दोनों के मुंह मत्थे की रब ने कैसी की है अक्सिंग। क्या कहना और जियो ठाकुर, जियो जियो ठाकुर, क्या कहना। ਝੱਲੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लाई जाते ने ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ? ਸਾਰੇ ਚੋਰ 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 ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। पौधा लगाया था उसने पेड़ दिया है। अरे वाह, नया सूट पहना था इसने उधेड़ दिया है। घर में तो आप सफाई नहीं करती बतूल जी, सुना है जिमनी इलेक्शन में झाड़ू ही फेर दिया। जी बतूल, क्या हाल है आपके? मैं ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ी थी। बिल्कुल। इस बीमारी को क्या कहते हैं? तो ये टैलेंट की बीमारी है। इनको टैलेंट की बीमारी है और ये इनका टैलेंट निकल रहा है यहाँ पे। टैलेंट निकल रहा है इनका। ए प्लेट देना, मैं चावल पाने सी विच भाजी। करो, इतनी भारी प्लेट है। आपने भी उस्मान देखा हुआ है शो? जी जी मैंने देखा, देखा हुआ है तो आपको भी अंदाजा है। और उस्मान भाई ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਜੁਗਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੂ ਕਰ ਦੇ। जैसे आप जुगत करेंगे मैं भी आपको मजाक से ही मारूंगा। जिस चीज बंदे को जो मारना आता है वो करेगा। बच्चे का मजाक जान ने ना ले ले बुजुर्ग की। बुजुर्ग के साथ ही बुजुर्ग हो चुके हैं। मगर बतूल जी मुझे ये बताइए कि यंगेस्ट मेंबर हैं एक तो पंजाब असेंबली के अंदर आप जी। और अभी बनी, तो कैसी लगी पंजाब असेंबली जब आपने अंदर जाके देखी? जिस टाइम पे ज्वाइन की थी तब तो एक बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो था। बिल्कुल। बड़ा कुछ रिजीम चेंज के बाद आपको ही पता है पंजाब असेंबली में क्या मार धाड़, पुलिस आ रही है अंदर, ये कुछ हुआ। अब तो जरा चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, लर्निंग बहुत है। मतलब कि अक्स नजर आता है ना कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का क्या है। हम पढ़ते थे हिस्ट्री में पढ़ा कि अच्छा जी ये होता था, असेंबलीज में फ्लोर्स पे ये कुछ होता है, तो अब वो सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो यही देख रहे हैं। और आप आईएसएफ के अंदर थी, आई बिलीव फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप 15-16 साल से आप आईएसएफ के अंदर हैं। पीटीआई में और आईएसएफ में मुझे 11 साल हो गए हैं। 11 साल हो चुके 11 हैं। साल हो चुके हैं।
तो मैं फाउंडिंग मेंबर थी आईएसएफ की फीमेल चैप्टर की, इंसाफ अच्छा। स्टूडेंट फेडरेशन, यानी कि मैं वो पहली फीमेल स्टूडेंट थी जिसने आईएसएफ बनाई थी। पहले इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और फिर सूबा वाइज बनाई थी, मतलब फिर पूरे पाकिस्तान। इतना शौक पॉलिटिक्स का? कभी इरादा नहीं था, ज्वाइन किया, विजन देखा, फॉलो किया, और फिर ये लगा कि जी इस मुल्क को ना यूथ की ज़रूरत है, तो जब तक हम नहीं आएंगे तो फिर चेंज नहीं आ सकता। हम घर बैठ के बात तो बहुत सारे करते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, सो वी नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम टू चेंज द सिस्टम। एंड इवेंचुअली इसका एक और फ्लिप साइड ये भी है कि आपको अब जाके उन्होंने 3.5 साल बाद देखा, आप पहले नजर नहीं आई। नहीं, एक्चुअली 2018 में मेरा रिजर्व पे नाम था, तभी मैं 25 साल की थी, तो मेरा अपना नॉमिनेशन पेपर जमा कराया था। 25 ही लिमिट होती है जी, तो लक कह लें कुछ खुदा की तरफ से था कि इतनी वो रिजर्व सीट्स का कोटा होता है। नेक्स्ट इन लाइन में थी, तो जो ही ये डिस्क्वालिफिकेशन हुई तो मेरा पहला नंबर था, तो फिर मैं बन गई। हम अगर नेक्स्ट इन लाइन आप अब जाके हुई थी, पहले भी आप हो सकती थी, मगर ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों के साथ हुआ जिनको टिकट्स नहीं दिए गए, और वो अब दोबारा हमें नजर आए कि ये 2022 के अंदर जाके जब सारा मामला खराब हुआ और बहुत से वो लोग जिनको टिकट्स दे दिए गए थे जब वो खोटे से निकले, तो बाद में पीटीए वालों को याद आया कि अच्छा वो जो पुराने वाले हमारे लॉयल थे बंदे, उनको अब सामने लाना चाहिए, विच इज अ ग्रेट थिंग। मगर ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है। आई थिंक उमर सरफराज चीमा इज आल्सो वन ऑफ दोस पीपल जिनको बीच में 3 साल हमने नहीं देखा, और उसके बाद जब कठिन वक्त आया तो वो सबसे आगे खड़े हुए थे, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल आई एज वेल। थिंक कि पॉलिटिक्स में ये होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। तो मतलब कि मैं अगर कहती कि मुझे 2018 में ये पोजीशन नहीं मिली, मुझे यहाँ से टिकट नहीं मिला, मेरा रिजर्व पे यहाँ पे नंबर नहीं आया, तो ये चीज़ ठीक नहीं होती कि पॉलिटिक्स में आपको अपनी कंसिस्टेंसी बहुत दिखानी पड़ती है कि सिर्फ यही नहीं है कि 2018 नहीं है, 2023 भी आना है, उसके आगे भी आना है। अभी आपको टिकट ना कभी मिले, आपने मेरे पास आना, मेरी बहन, मैं तन मौला जड़दा ले देंगा। नहीं, मगर उसकी वजह ये भी कि आप यंग हैं, इसलिए आप ये कह सकती हैं कि अभी आगे वो भी आना है। बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं अब बारी ले लो, आगे बारी पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। मगर उस्मान भाई, ये बॉक्सिंग का शौक कहाँ से आया? ये जो सारी लड़ाई मार कुटाई तबीयत बचपन से ही है ऐसी या नहीं? मगर ये कैसे हुआ, ये बताएं ना। ये एक्सीडेंटली हुआ, मतलब बचपन से मुझे शौक नहीं था बॉक्सिंग का। बचपन से शौक नहीं था? नहीं था। मैं अंडर 16 फुटबॉल के ट्रायल्स दे रहा था, तो वहाँ पे एक बॉक्सिंग टीम थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। जब उनने मुझे देखा तो मेरी नाक देखी और जिस्म देखा, वो कहते हैं आप ऑलरेडी बॉक्सर हो, बॉक्सिंग में आओ। तो 3-4 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, तो फिर 5वीं दफ़ा मैंने कहा अब ट्राई करता हूं। मतलब ये वहाँ पे फुटबॉल ट्रायल पे आप गए और वहाँ पे कुछ बॉक्सिंग वाले भी लगे हुए थे, तो उन्होंने आपको देखा, उन्होंने कहा बॉक्सिंग में आओ, तो आप वहाँ आ गए? बिल्कुल। शुक्र है वहाँ पे कोई और नहीं था, कहीं वो आपको कहता कि इधर आओ तो आप इधर आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने जब मेरी नाक देखी स्पेशली, उन्होंने कहा नाक से क्या ताल्लुक है इसका? मतलब नाक मेरी मोटी, लाइक। अच्छा, फिर इस हिसाब से मुझे तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर सबसे ऊपर होना चाहिए। मगर आई एम श्योर दिल जिगरा भी होना चाहिए उसके अंदर। वो तो आपका मेन पार्ट है। मैं बता रहा हूँ जो स्टार्ट यहाँ से हुआ, वो उसके बाद जब मैं बॉक्सिंग में आया, मैंने स्टार्ट किया, फिर जब आप रिंग के अंदर जाते हैं तो वो वहाँ पे पता चलता है कि किसका कितना दिल है। मगर रिंग के अंदर एक बहुत एग्रेशन भी दिखाना पड़ता है। डेफिनेटली वो एग्रेशन आप में था? मैं बाय बोर्न एग्रेसिव था। नहीं, मगर आपको पहले तो कभी एहसास नहीं हुआ? आप तो फुटबॉल मैं खेल बाकी दूसरी चीज़ों में गुस्सा निकालता था, फुटबॉल में मैं ज़्यादा गुस्सा निकालता था। अच्छा, फुटबॉल में भी निकालते थे? हाँ, निकालता था। मगर वो ये हुआ कि बॉक्सिंग में जब आया, मुझे पता चला कि गुस्सा नहीं, उसमें आपको लाइक सब्र आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप मारना बहुत आसान है, मार खाना मुश्किल है। अच्छा, उस्मान भाई जब फुटबॉल खेलते थे ना, तो हर बंदा कहता गोल करो उस्मान, तो फुटबॉल चौके कहते इससे ज्यादा क्या गोल करूं। तो घर वालों को आपने बताया बॉक्सिंग के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है करो, या फिर घर वालों ने कंसर्न शो किया कि किस काम में पड़ गए? डेफिनेटली आपको पता है बॉक्सिंग एक डेंजर स्पोर्ट्स है। इसमें लाइक बहुत आप इंजर्ड होते हैं। जब हम रिंग में फाइट करने जाते हैं तो हमें ये श्योर नहीं होता कि हम सही सलामत आए या नहीं आए। आपको पता है बहुत सारे डेथ्स हुए हैं इस बॉक्सिंग में, तो ज़ाहिर बात वालदा वगैरह बहुत परेशान होती हैं, फैमिली सिस्टर्स वगैरह। तो शुरू में था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जीतते गया, तो फिर अब सारे कॉन्फिडेंट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना एनवायरनमेंट बन गया कि अब वो परेशान नहीं। उस्मान भाई कभी ऐसा हुआ कि आप बॉक्सिंग करने गए और रास्ते में सोच रहे हैं कि नहीं मैंने बहुत मारना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मैं नहीं डरता जब भी मैं रिंग में जाता हूँ। आज तक हुआ नहीं है। मगर कभी ऐसा हुआ कि बॉक्सर को देख के हासा निकल गया हो? अब ये इससे लड़ना पड़ेगा। मतलब तुसी या क्यों गए जे बॉक्सर होते हो, ठाकर साहब वर्गा निकल जे बंदा। एक बॉक्सर था जिसके बाल नहीं थे, तो उसको देख के मैं काफी डरा। अच्छा। मैंने कहीं ये सर ना मारा। लेकिन जिस दिन आप मेरे साथ बॉक्सिंग करेंगे ना, पता तो फिर लगेगा उस जवान के किसी बुजुर्ग से भिड़े थे। अच्छा, पहले तो एक चीज ये बात क्लियर कर ले कि जो भी आपने एक्शन किया ये कराटे का है, बॉक्सिंग का नहीं। ये जो आपने क्लासिकल कराटे किए ना अभी, ये वाली ये
ये साथ ही ये बॉक्सिंग नहीं है। तुसी मेरा मुकाबला करा के देख लो। किससे? हाँ जी, आपकी जितनी जायदाद है पहले आप वो वसीयत कर लें अपनी, फिर जरूर आ जाए। आओ सोच लो भाई। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬਲਾ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਨੇ। उस्मान साहब अगर ट्राई करना चाहें ਬੈਲਟ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। पहले मिलते हैं। नहीं, आप पहले फेस ऑफ होता है हमारा, लाइक आप देखते रहे ना। नहीं, पहले ऐसे तो करे ना। बात सुनो, ये तुम हाथ क्यों बार बार ऊपर करे, किकली नहीं डालनी। आप चेक तो करते माशाल्लाह। बाजी कुछ समझाओ यार। एक जरा तुमसे शनासाई हुई, जाया फिर उम्र की कमाई हुई, जो भी महंगाई मिटाने आया उसके ही दौर में महंगाई हुई, कम ना हो पाया मुआशी बहरा और ना पूरी ही तवानाई हुई, हाय हाय आ। वेलकम बैक जी रुखमा। अच्छा उस्मान, ये बताएं जैसे कैसेट पे आप सभी डर गए थे, तो आपके इर्द गिर्द के लोग, आपके नेबर्स या फ्रेंड्स वगैरह आपसे कोई आर्गुमेंटेटिव बात करते हुए घबराते हैं कि कहीं मुक्का ना पेश हो जाए? बिल्कुल हाँ, लाइक बॉक्सिंग ऐसा ट्रेंड है कि लोग समझते हैं कि हम लाइक बहुत एग्रेसिव होते हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें सिखाया यही जाता है कि आपने कंट्रोल करना है। तो अगर वो गुस्सा होते हैं तो भी हम उनकी बात सुन और लेते हैं। मैं कसम से ये यार नहीं कि मैं एक्टिंग कर रहा था, कि मैं सच्ची मुझे डर रहा है, पता नहीं कि जज्बाती ना हो जाए। नहीं, आप पहले ही मरे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसके साथ नहीं लड़ना। अच्छा, फिर आपकी मेहरबानी है। मगर ये आपकी जो बेल्ट है ये भी बड़ी जबरदस्त है, अगर इसको आप जरा सामने से दिखाएं। ये एक ड्रामा लगता था ऐनक वाला जिन, कुछ हम उन जादूगर पाਉਂਦਾ ਸੀ। 8 साल लगे। 8 साल बिल्कुल लगे, और ये उसके बाद जाके हासिल होती है। और 8 साल के अंदर बड़ी मुस्तकिल एक कोशिश है जिसके अंदर एक्सरसाइजेज हैं और न जाने क्या क्या, एक पूरा, और खुद से भी जो लड़ना है वो भी इसमें शामिल होता है। मुश्किल आप खुश नसीब हैं कि 8 साल में आपको मिल गई। पीटीआई को पूछो 22 साल लगे फिर जाके वजीर आजम बने थे इमरान खान साहब। मगर वैसे इलेक्शन के रिजल्ट से तो आप बड़ी खुश होंगी, बेशक एक्सपेक्ट कर रही थी कि ऐसा ही आएगा। बिल्कुल क्लीन स्वीप ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब बाकी देखें, कुछ हलकों में अभी खुलना भी है, कुछ जो 1-2 हलके रह गए हैं, एक हमारी पंजाब की है और एक इसकी, तो देखें फिर क्या होता है। अच्छा, अभी यानी कि आपने जाने नहीं देना उनको? हम तो देखें नहीं बैठने वाले, हमारे लीडर भी नहीं बैठते, हम भी नहीं बैठने वाले, हम तो आखिरी डब्बा खुलवा तक के रहेंगे। ओए होए, ये जो आप लोग है ना, छोड़ते नहीं है जो। तो ये जो मुल्तान वाला इलेक्शन है, जो गिलानी साहब ये भी एक बड़ा डिबेट में रहा है जी। मुल्तान वाला जो इलेक्शन आप लोगों का हुआ, इधर क्या हुआ? हम हार गए सीट। नगर क्यों हार गए? देखें जी, अवाम की राय है, हम उसका एहतराम भी करते हैं, और अवाम ने जिसको वोट दिया है वो जीत गई इलेक्शन, तो इसमें कोई डिबेट ज्यादा मैं इस पे करना और जो नहीं एक चाहती। बहुत क्रिटिसिज्म पीटीआई पे हुआ है मुल्तान की सीट के मुतालिक, वो है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का। जी, आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमें मौरूसी सियासत को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर एक ख़ानदान से अगर हम एक को टिकट दे रहे हैं कि आपने लड़कर आना है, हमने मेहरबानो कुरैशी को हमने उनको रिजर्व सीट नहीं दी, हमने उनसे काम लिया है। मतलब एक फीमेल कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ना उस हलके में जहाँ पे इतनी राइवलरी है, 2 ख़ानदानों की है, एक ये भी बहुत बड़ी बात है। इट्स नॉट एन इजी गेम फॉर अ फीमेल कैंडिडेट, बेशक उनका कहीं से भी बैकग्राउंड हो, तो उनको भी क्रेडिट हम बहुत देते हैं कि उन्होंने हमारी पार्टी का एक बहुत एक मुश्किल एक टाइम है, उस पर उन्होंने एग्री किया कि वो अगर इलेक्शन लड़ के आना ही है तो इस तरह तो फिर बिलावल भुट्टो भी लड़के आए, हमजा शहबाज भी लड़के आए। दोनों में फ़र्क ये है कि ऊपर कौन है। क्या हम उनको एज इट हमसे इनको इलेक्शन लड़ा के हम उनको क्या पार्टी की जो मेन चेयर है उस पर बिठा रहे हैं, या कि पार्टी की डिसीजन मेकिंग में इमरान खान साहब है और उनकी कोर कमेटी है, या फिर यही जो मौरूसी सियासत के जो लोग हैं वो आ रहे हैं? तब साबित होता ना अगर वो जीत जाती। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होते हैं कि जिसने ना कोई इलेक्शन लड़ा, ना उनको पता है कि यूनियन काउंसिल क्या है, ना उनको पता है कि पार्टी तंजीम क्या है, ना उनको पता है कि आपके जो हल्के के मसाइल हैं वो क्या है। आप जब आते हैं आपको एक चेयर पे बिठा दिया जाता है, वहाँ से ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा 8 साल से हमारी पीटीआई का हिस्सा हैं और अब जाके उनको टिकट मिला है। पीटीआई का हिस्सा है तो इस तरह तो वो बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के हिस्सा थे, या हमजा शहबाज भी होंगे। कब थे? उन्होंने तो कभी कोई तंजीम का काम नहीं किया। देखिए, वो तो सोने का चमचा ये तो देखिए बड़ी एक आप अपनी वाली अब आप लोगों ने एक डेफिनेशन बना ली है कि अब ये वाला है, वरना तो वो लोग भी रहेंगे। सो आई थिंक कि ये देखिए, जिसने पीटीआई में भी किसी को मौरूसी इसके सियासत का जो भी आ रहा है, वो कोई भी उनका कहीं से ताल्लुक हो और उनको आगे अगर डिसीजन मेकिंग सीट पे बिठा दिया जाएगा विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो उस दिन पे हम सारे लोग पीटीआई में नहीं होंगे। खैर ये ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी अजीब सी है कि एक डेफिनेशन आप लोगों ने खुद दरियाफ्त कर ली है कि इस हिसाब से उनको दिया गया। मगर खैर रिजल्ट आपके सामने है जो आया। मे बी यू नो देयर वर अदर पीपल इन मुल्तान जो कि एस्पायरिंग कैंडिडेट्स होते
क्योंकि इससे पहले भी एक दो बार मुल्तान के हलकों के अंदर ये प्रॉब्लम हो चुका हुआ है। एक आपके खैर एक साहब तो बीच में वो मुनर्रफ भी हो गए थे, आई थिंक डहर साहब भी पहले, इससे पहले उनका ही बड़ा इशू रहा था जब उनको टिकट 2018 में मिला था, तो उस वक्त भी था। बट खैर वो आई थोड़ा थिंक सा देखें ना, ये भी इशू यहाँ पे रहा है क्योंकि साउथ पंजाब है, वहाँ पे अभी हमारा फीमेल कैंडिडेट्स को इस तरफ रुझान हमारा पाकिस्तान का आ रहा है कि हमने एक किसी फीमेल को जनरल इलेक्शन की तरफ लेकर आना है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो भारी भरकम लीड से जीतेंगी। वो बिल्कुल, वो तो अभी देखे हमने सबने देखना है। तो आपका कैसे इंटरेस्ट पैदा हुआ सियासत? मेरा कभी भी सियासत में आने का इरादा नहीं था। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, मुझे स्पोर्ट्स कमेंटेटर बनने का बहुत शौक था, और फिर साइकोलॉजी, क्योंकि मैंने मास्टर्स भी किया साइकोलॉजी में, तो मुझे था मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में ही अपना प्रोफेशन लेना है। तो हुआ ऐसे कि मैंने मुलाकात हो गई खान साहब से, मैंने मेंबरशिप ली ISF की, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की। तो तब तक सिर्फ इमरान खान का नाम ही सुना हुआ था, क्योंकि जब वो वर्ल्ड कप जीते थे तब उसके बाद मेरी पैदाइश हुई थी, तो मुझे इतना उनकी क्रिकेट मैंने देखी नहीं। बस एक ये पता था कि वो एक रिनाउंड कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है, ज़्यादा कुछ सियासत के बारे में भी नहीं पता था। तो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की मैंने मेंबरशिप ली, और कुछ यूँ हुआ कि हमारी मीटिंग हो गई इमरान खान साहब से। तो वो जो मीटिंग थी ना, वो मेरी लाइफ का जो था ना चेंजिंग पॉइंट था, कि जिस पे खान साहब ने का विजन उन्होंने जैसे दिया अपनी यूथ को, जैसे एक होता है ना अपनायत देना, कि आपको हमने आगे लेकर आना है, आपकी हमें ज़रूरत है, कि जो मुल्क के हालात हैं ये आपने बदलने हैं। बस ये कुछ चंद जुमले थे जिन्होंने जिंदगी बदल दी। एंड एवर सिंस देन आप उसके बाद बस वो दिन और आज का दिन बस सियासत है। और अभी आई बिलीव यू रिसेंटली गॉट मैरिड एज वेल। जी। तो इन लॉज भी PTI के ही होंगे वोटर्स? नहीं, वो नॉन पॉलिटिकल है। अच्छा, मतलब वोट तो डालते होंगे ना? वोट तो डालते वो तो आप कन्विंस कर ही लेंगे, मुझे यकीन है, अगले जनरल इलेक्शन तक। वोट तो डाला है, वोट तो डाला है जब तक, इसीलिए तो बात यहाँ तक पहुंची है। वोट तो डेफिनेटली PTI वो ना, वोट तो ये जब आप बेल्ट लेके आए थे तो किसी ने कहा कि आधी कीमत पे बेचनी है? जी बहुत सारे थे मगर मैंने बेची नहीं। अच्छा जी, बहुत कीमती है। उस्मान भाई ਨੂੰ ਤੇ ਡਾਂਟ ਵੀ ਪਈ ਆ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। पहली मरतबा ली थी ना सारा। और वैसे आपके हस्बैंड जो है वो है, उनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में या वो भी नहीं? वो नॉन पॉलिटिकल है। वो भी बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। तो कभी गए आपके साथ असेंबली के सेशन में? गए हैं, देखने तो गए होंगे कि ये है क्या जगह। उसके बाद उनके तासुरात थे क्या? तासुरात यही थे कि ये क्या है, यही थे, और ये कैसे है, और ये कैसे होगा ठीक। तो आपने समझाया उनको कि बस? हाँ जी, बिल्कुल समझाया भी, और कुछ वो भी मुझे समझाते हैं कि इसको कैसे ठीक करना है। कि जाहिर बात है आपके पार्टनर का एक बड़ा रोल होता है। मेरा ख्याल है कि अगर आपने कोई भी अगर प्रोफेशन है उसमें आपने सक्सेस लेना है, आपकी फैमिली का, आपके स्पाउस का इसमें बड़ा हाथ होता है, उनकी सपोर्ट बड़ी ज़रूरत होती है, और उनका सही और गलत का समझना एक बड़ा, एक कभी कभार बहुत इसमें आपको हेल्प करता है। तो लेकिन ये सखावंत ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ तो उन्होंने बाहर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। क्यों? स्पीकर साहब ਨੂੰ जाके कह रहे हैं एक चाह ते मुकाओ। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी काम आई है असेंबली के अंदर माइंडसेट समझने वहाँ में? तो मुझे लगता है कि सारी जो स्टडीज है वो फेल नाकाम हो रही है। फेल हो गई है। ऐसे ही है। तो काम नहीं आई कि ये अच्छा ये अब ये माइंडसेट है जो ये बात कर रहे हैं। वहाँ पे जो काम आता है वो सिर्फ आपने जो जितने आपके साल जो आपने गुजारे ना सियासत में, जो आपने सड़कों में गुजारे हैं, जो 2014 में जैसे हमने गुजारा, जितने लाठी चार्ज, जितना कुछ हमने गुजारा, वहाँ पे वो काम आता है। अच्छा, ये यानी कि कोई क्लिनिकल साइकोलॉजी काम नहीं आ रही है वहाँ पे बिल्कुल भी। मैम आपने फ्यूचर में काउंसलिंग करने का सोचा है? काउंसलिंग करनी है जी, आवाम की करनी है, और इस मुल्क के हुक्मरानों की करनी है। नहीं, अवाम की वो करनी है, पहले जो 300 आपके साथ बैठे हुए उनकी तो करें। मैंने इसीलिए पहले अवाम तो बाद में आएगी, पहले उनको तो सही करें ना सारों को। आवाम की इसलिए करनी है कि आवाम जो है अच्छे लीडर्स को चुने, और इसमें जो हमारे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं उनका भी बड़ा इसमें रोल है कि वो लोग भी आए इस चीज़ में। खाने आजम को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कहने क्या सी? कहने क्या सी? खाने आजम साहब ने आप ही किया सी। अल्लाह दे बंदे किथे चले जांदे ने तुहाडे मेमोरी कार्ड? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਵਾਂ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 26 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਝੁਮਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਸ਼ੋਰੋ ਗੋਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਛੱਕੇ ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੇਂਦ ਬੈਟ ਤੇ ਟਿਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਕਰਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਫ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
नहीं हाँ? मैं क्या नहीं, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਛੱਡੋਗੇ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਓਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਖਲੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੇਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਰਦੀ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੰਗਾ ਤੇ ਨਾਰੋ ਨਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। 3 ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਤੂਲ ਜੰਜੂਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹੂਟਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਐਮਐਨਏ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। नो माशाल्लाह वजीर अफजल खान साहब। वजीर अफजल नहीं है नहीं अपना वजीर खान साहब नहीं यार क्या बात है। उस्मान वजीर। मैं गया बैंकॉक जो गए ने अपना खेडन वास्ते। मैं नाल सा। पूरा मैं खुराक दा ख्याल रखे नहीं खान देती मैं। ते अजीब अजीब चीज़ां पक्कियां होंदियां ने। मैं फिर चेक करके देंदा सा ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਟੋਕ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗਸੋਨ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ। है तो मेरे वर्गे ही जवान है माशाल्लाह। हाँ जी लेकिन दुनिया ते अगर मैं ज़हीन अफसर वेख्या ना ते नरगोली वेख्या है। एक दिन चोर नूं कह रहे यार अज मेरी दिहाड़ी नहीं लगी, शाम नूं मैनूं नाल लेके जाना। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात जी। अवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मेरा सवाल बतूल साहिबा से है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप आती है वो मिडिल क्लास से आती है, फिर लो क्लास से आती है। हमारे पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि वो ज़्यादातर अपर क्लास से है, ये क्यों है? अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा है जिसमें कि जो एलीट है कि पॉलिटिक्स सिर्फ उन्हीं तक रही है। मैं आई, मेरा ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से है, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और यही एक चेंज था कि मैं आई, मेरे साथ बाकी जो नौजवान थे कि जो अपनी स्टडीज़ और अपने विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम आए और हमने सियासत ज्वाइन की। तो अब ये चेंज आ रहा है। तो हमने भी जब ज्वाइन की थी तब जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में थे बड़े बड़े नाम थे, उनके नाम के आगे शरीफ और भुट्टो और ये सारे कुछ था। और जब हमारी पार्टी में जब कोई यूथ थी तो वो उनके नाम वो हम थे, तो वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाले थे। तो देखें चेंज आ रहा है। तो आप सब लोग जो भी यहाँ पे बैठे हैं आपको मैं ये कहूँगी कि नेवर लूज होप, आप कंसिस्टेंट रहें, डिटरमिन्ड रहें, तो इंशाल्लाह रास्ते खुद बनेंगे। मेरा ख्याल है वो लीडरशिप की बात कर रहे हैं। नहीं, लीडरशिप से ज्यादा एक और मुझे ये भी लगता है दोस्त कि ये जो मसला है ना मिडिल क्लास से क्यों नहीं आती, उसकी एक वजह ये कि मिडिल क्लास वाले के पास उतना पैसा नहीं है जो हमारे यहाँ इलेक्शन से इस्तेमाल होता है। इसके अंदर अब आ जाता है कि एक हद रखी हुई है इलेक्शन कमीशन ने कि आपने वो 30 लाख 40-45 कोई नंबर है कि इतना ही आप लगा सकते हैं एक इलेक्शन पे। जिस दिन वो इन्फोर्स करना शुरू कर दिया गया सही तरीकों से, तो उस दिन आपके मिडिल क्लास वाले के ज्यादा चांसेस होंगे। क्या बात, बहुत अच्छा। अगर मैं एक मिडिल क्लास वाला हूं, मैं तो नहीं भाई 5 करोड़ का इलेक्शन लड़ सकता। तो जिस दिन आपने मेरे पे ये बैन एक्चुअली में प्रैक्टिस करके लगा दिया कि मैं 5 करोड़ लगा नहीं सकता और ना ही मैं इस किस्म का पैराफर्नेलिया क्रिएट कर सकता हूं जिसमें इफ्तिखार ठाकुर साहब मेरे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने मेरे लिए 2 करोड़ रुपए लगा दिए, ये भी बंद होंगे। जब ये भी बंद होंगे और मेरे पे भी वो बैन होगा तो फिर मैं मिडिल क्लास वाले को चांस दूंगा। वरना जिसके पास 5 करोड़ है, 10 करोड़ है या जो भी रकम है, वही आता रहेगा और वही लड़ता रहेगा, क्योंकि फिर
चांस उन्हीं का है, क्योंकि वो ही आ सकता है। आपको 2018 में केपी से हमारे जो कैंडिडेट थे वो टेलर थे बाय प्रोफेशन, और उन्होंने बहुत ही कम अमाउंट लगाया था अपने इलेक्शन पे, यानी कि उनके पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो अपने पेनाफ्लेक्सेस छपवा के लगा सकते हैं, एंड ही वॉन द इलेक्शन। ऑफ कोर्स ये एक होता है, इससे पहले लीडरशिप का टिकट देना भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि वो टिकट दें, और उसके बाद फिर ये बात आ जाती है कि उनको कितना कर्ब किया जाए इस पैसे के फेंकने को। मुझे एक आम फहम मिसाल या मजाक आप कहने बना होता है कि जी वो बिरयानी की प्लेट के ऊपर अपना वोट दे देते हैं, या फिर इलेक्शन के दिन 2000 रुपए दे देते हैं। ये सब चीजें जो है ना, ये एक्चुअली में उस मिडिल क्लास वाले के लिए रूम नहीं छोड़ती। कीमे के नान भी बड़े मशहूर हैं। कीमे के नान जो भी वो इस तरह के जो थे, कॉर्नर मीटिंग हुई जब वो नहीं किया। अच्छा हो क्या गया है कि अनफॉर्चुनेटली जो वोटर है ना, वो भी आगे से इसी अब ट्यून पे सेट हुआ है कि यार वोटर खाता वहां से है, वोट कहीं और दे रहा है। वो तो एक और वो चीज है, मगर जनरली आप वोटर से पूछे जी उन्होंने ऐ नहीं किया, वो उसने ये नहीं किया, इन्होंने तो खातर ही नहीं की, वोटर भी खराब हो चुका हुआ है। ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਨ ਖਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम बतूल है और मेरा सवाल उस्मान साहब से। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप रिंग में जाते हैं तो आप पे बहुत प्रेशर होता है, उसके बावजूद आप इतना अच्छा परफॉर्म कैसे कर पाते हैं? मेरा ड्रीम था कि मैं प्रोफेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, और मैं जब फर्स्ट टाइम रिंग में गया तो मेरा यही था कि बस मैंने जीतना है, क्योंकि देखिए अगर मैं हार जाऊं तो मेरा नाम कोई मुझे जानता नहीं था। जो फ्लैग है वो आपको डेफिनेटली हमारे लिए प्राइड है, तो बस मैं चाहता था कि फ्लैग सबसे ऊपर हो, और बस वही था कि मैंने कहा आखिरी सांस तक लड़ूंगा, हारूंगा नहीं। तो वहीं हुआ, जीतते रहा और 9 फाइट्स लड़ी, अनडिफीटेड हूँ। फर्स्ट मैंने जैसे एक वर्ल्ड कप है क्रिकेट का और स्कॉच है, एक हिस्ट्री है, मैंने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड टाइटल जीता है पाकिस्तान के यूथ का। तो ये मेरी ऐसी फीलिंग्स है कि मैं बयान ही नहीं कर सकता ये फीलिंग्स अपने वर्ड्स। उस्मान भाई ये जो मसलन वो खून निकलता है, ये सच में निकलता है या कैमरे की सफाई है? नहीं, और आप ट्राई करते हैं फिर देख लें। वैसे आपके साथ भी कभी हुआ है कोई एक ऐसी फाइट जिससे बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ और आपको फील हो कि यार आज बहुत ज़्यादा? डेफिनेटली जो मेरी लास्ट फाइट थी उसमें मैं अपना एशिया टाइटल लड़ रहा था, तो उसमें ऐसे पंचेस लगे मुझे, क्योंकि उसमें फिर लाइक मैं 15 डेज लाइक बिल्कुल वो था, मैं लाइक सही खा नहीं सकता था, क्योंकि हमारा जो होता है ये चीन होता है, उसमें पंच लगता है, फिर आप चबा नहीं सकते। फिर कुछ ऐसे पंचेस थे, मैं इंटरनल डैमेज हुआ, ब्लीडिंग हुई, वो फिर वहीं था कि मैं वालदा वगैरह सबसे छुपाता था मैं, क्योंकि उनको अगर उनको बताओ फिर वो कहते हैं नहीं बस और नहीं खेलना। तो ऐसे हम फेस करते हैं मगर हम वो छुपाते हैं फैमिली से। कभी ऐसा हुआ कि गुस्से में वो आपको मार रहा है तो गाली निकल गई मुंह से? हाँ वो हुआ है। जी पॉइंट का आगाज करते हैं। जी बतूल, तो ये बताइए किसी एक की बायोग्राफी पढ़नी है लाजमन आपने, कौन होगा वो इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहबाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ जरदारी। ये दो ऑप्शंस हैं। ये दो ऑप्शंस है, बायोग्राफी पढ़नी है। जरदारी साहब। जरदारी साहब की इंटरेस्टिंग होगी बिल्कुल। ये बताइए कि अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर आप आंखें बंद करके यकीन कर लेंगी? किसके बयान पर आप कहेंगी कि एक मिनट मैं जरा पहले रिसर्च कर लूं, और किसके बयान पर आप कहेंगी ओए होए अब इन्होंने क्या कह दिया? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सनिया कामरान, फवाद चौधरी और फयाजुल हसन चौहान। तो किसके बयान पे फौरन यकीन करेंगी? जनरल नॉलेज पे। तो ये बताइए कि पाकिस्तान का कौमी परचम बनाने वाले साहब का नाम बताएं। मेरा ख्याल है सानिया कामरान और फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी साहब में से कुछ मुझे। जी बिल्कुल, तो बताएं किसके बयान पे फौरन यकीन कर लेंगी? फवाद चौधरी के बयान पे फौरन यकीन कर लेंगे। किसके बयान पे कहेंगे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं? सानिया कामरान। और किसके बयान? अब फयाज साहब रह गए आखिर में। फयाज साहब आपने यानी क्या कह दिया, अल्लाह खैर ही करे। आखिर में रह गए तो। ये बताइए चांद पर जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और जनाब इमरान इस्माइल साहब। क्योंकि मुराद सईद साहब जो हैं एक यूथ के लीडर हैं, मैंने ISF में उनके साथ काम किया, इसलिए मेरी उनसे एफिलिएशन ज्यादा है, रिस्पेक्ट ज्यादा। मेरे सियासी टीचर भी जरा रहे हैं वो, तो अच्छा। मुराद सईद साहब एकदम गुस्से जा जाते हैं। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी खिंचवाएंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं परवेज खटक साहब, ठीक है, जनाब हामिद खान साहब और जनाब शहबाज गिल। तो सेल्फी किसके साथ है? गिल साहब का फ्लोर। गिल साहब का फ्लोर आ चुका हुआ है, क्योंकि उनका लगता है कि फ्लोर आ चुका है। उनका लग रहा है कि फ्लोर आ चुका हुआ है। और सेल्फी किसके साथ है? हामिद खान साहब को स्माइल। हामिद खान साहब को स्माइल है। खटक साहब के साथ तस्वीर है। सेल्फी बनती भी है, क्योंकि जो उन्होंने अभी जो डिसीजंस लिए हैं
बिल्कुल। हमारे इस पे पीटीआई के लिए कि खान साहब को सारे ये लड़ने खान हैं। साहब को 7 तो सीटों पर उनके साथ लड़वाने तो वाला बनती है डिसीजन खटक साहब का था। जी, जी। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मोना सिलाही। मुन्ना सिलाई साहब मोना सिलाही साहब होंगे उनको वो। चांस देना चाहिए अब। चांस लेना चाहिए। वक्त है। ओए होए होए। जी उस्मान साहब, आधी रात का वक्त है, शदीद बोर हो रहे हैं, फोन में एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए आप किन को करना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब को कॉल करेंगे। एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप भी, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को मुस्कुरा के देखना है और एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हारून खान, मोहम्मद वसीम और आमिर खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी डेफिनेटली आमिर खान के साथ। ठीक है, मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के मोहम्मद वसीम को। और किसका फ्लोर आ चुका हुआ है? हारून खान। हारून खान का आ चुका हुआ है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपना, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकते हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महबूब अहमद साहब, आपके कोच, माहिरा खान और बतूल जंजुआ। डेफिनेटली आज जिसकी वजह से मैं यहाँ इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, कोच महबूब। कोच साहब को दे दी है लाइफ जैकेट। बतूल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।